हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शिकायत निवारण तंत्र या ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ओम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में प्रिसाइजली पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रशासन के विरुद्ध आम नागरिकों की शिकायतों के उचित निस्तारण हेतु किसी न किसी संस्था की आवश्यकता सदैव महसूस की जाती है। वर्तमान लोकतांत्रिक परिवेश में जहां सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी स्वरूप को अपनाया गया है, इसे देखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि किसी सक्षम संस्था के माध्यम से प्रशासन की जवाबदेही एवं संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाए। ओम्बुड्समैन शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? प्रतिनिधि या वकील। ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतिनिधि या वकील। यह शब्द स्वीडिश भाषा के शब्द ओम्बड से मिलकर बना है। ओम्बुड्समैन का अर्थ क्या है? सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। वस्तुतः ओम्बुड्समैन का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो नागरिकों के निम्नलिखित मामलों में शिकायतों का निपटारा करता है। तो ओम्बुड्समैन के द्वारा शिकायत जो निपटान होता है उसमें कौन कौन सी शिकायतें शामिल हो सकती हैं? तो कुप्रशासन से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो उसका निपटान करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रहा है या प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेगा। फिर प्रशासनिक विशेषाधिकार या प्रशासनिक विवेकाधिकार का दुरुपयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। भाई भतीजावाद के खिलाफ और अशिष्टता के खिलाफ भी ये शिकायतें लेता है। नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए दुनिया की सर्वप्रथम जनतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन थी। स्वीडन में 1713 में किंग चार्ल्स 12 द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंड देने के लिए एक सभासद की नियुक्ति की गई थी। स्वीडन द्वारा ही सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना की गई। अन्य देशों में ओम्बुड्समैन की स्थापना तो फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क में 1955 में, नॉर्वे में 1962 में, गुयाना में 1966 में और ब्रिटेन में 1967 में। सबसे पहले कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में। 1966 में ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन नामक संस्थान को अपनाया जो ओम्बुड्समैन की तरह थी। सर जॉन वाइट को इस संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। ब्रिटेन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में इसे संसदीय आयुक्त प्रणाली कहा जाता है। रूस में इसे वक्ता अथवा मुख्तार प्रणाली, प्रोक्यूरेटर सिस्टम भी कहा जाता है। गुयाना प्रथम विकासशील देश है इसने वर्ष 1966 में ओम्बुड्समैन का विचार अपनाया। गेराल्ड ई केडन के अनुसार ओम्बुड्समैन संस्था जनता के अंतःकरण यानी कंसाइंस का संस्थागत रूप है। गेराल्ड ई काइडन ने इसे संस्थागत जनचेतना कहा है। डोनाल्ड सी रोबोट के अनुसार यह नौकरशाही के आतंक के विरुद्ध जनतांत्रिक सरकार की दीवार है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति संसद द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। उसे मात्र संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। ओम्बुड्समैन संसद में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इसलिए उसे संसदीय ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है। वह संसद, विधायिका, कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका से भी स्वतंत्र होता है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन एक संवैधानिक पद है। वह सभी सरकारी अधिकारियों, नागरिक, न्यायिक तथा सैनिक अधिकारियों पर नजर रखता है जिससे कि वे कानून अनुसार कार्य करें। वह किसी निर्णय को उलटने या रद्द करने का अधिकार नहीं रखता है। वह अपनी कार्यवाही किसी अनुचित प्रशासनिक कार्य के विरुद्ध नागरिक से प्राप्त शिकायत के आधार पर या अपनी पहल पर कर सकता है, यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ये ले सकता है। यह न्यायाधीशों सहित किसी भी पथभ्रष्ट अधिकारी पर मुकदमा चला सकता है। वह खुद सजा नहीं दे सकता। फिर एमपी फिल्टर सिस्टम ये क्या है? तो ब्रिटेन में शिकायत सीधे पार्लियामेंट्री कमिश्नर को नहीं भेजी जाती है, बल्कि एमपी फिल्टर सिस्टम के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत पहले अपने क्षेत्र के सांसद को सौंपता है। यदि वह शिकायत दूर करने में असफल होता है तब संपूर्ण कार्यवाही सहित इसकी सूचना पार्लियामेंट्री कमिश्नर को दी जाती है। वही शिकायत का अंतिम समाधान करता है तथा अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश ताज यानी संसद को सौंपता है। ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन या संसद को सौंपता है। तो अब चलिए लोकपाल के बारे में देखते हैं। तो भारत में लोकपाल का क्या इतिहास रहा है, सबसे पहले तो उसको समझेंगे हम लोग। तो भारत में सबसे पहले के.एम. मुंशी ने 1960 के बजट में संसद में लोकपाल के मुद्दे को उठाया। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया।
वर्ष 1963 में सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, जो कि हरिश्चंद्र माथुर समिति थी, ने यह सुझाव दिया कि ओम्बुड्समैन जैसी संस्था भारत में होनी ही चाहिए या भारत में भी होनी चाहिए। संसद सदस्य डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने इसे लोकपाल नाम दिया। वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966, इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री मोरारजी देसाई ने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की और अपने प्रतिवेदन जन अभियोग निराकरण की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवांस के अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त नामक 2 विशेष अधिकरणों की स्थापना की बात कही। इन संस्थाओं का गठन स्कैंडिनेवियन देशों की ओम्बुड्समैन संस्था के नमूने पर किया जाना था। लोकपाल के कार्य तो केंद्र या राज्य स्तर पर मंत्रियों और सचिवों के विरुद्ध शिकायतों को निपटाना। लोकायुक्त एक केंद्र में तथा प्रत्येक एक राज्य में का कार्य विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को निपटाना था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश में न्यूजीलैंड की तरह न्यायपालिका को लोकपाल एवं लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा था। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति भारत के प्रमुख न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। पहली जो एआरसी थी कि सिफारिश में लोकपाल एवं लोकायुक्त की क्या विशेषताएं रही, तो पहला था कि स्पष्ट रूप से स्वाधीन एवं निष्पक्ष होकर जांच करे और कार्यवाही को गुप्त रूप से करे। नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होनी चाहिए। पद स्थिति देश के सर्वोच्च न्यायाधिक अधिकारियों के समकक्ष होनी चाहिए। कार्यवाहियां न्यायिक हस्तक्षेप से परे हों। फर्स्ट एआरसी की रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा गया। लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में संसद भंग हो जाने के कारण पारित नहीं हो सका। फिर अब नेक्स्ट है 9 मई 1968 को इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में यानी चौथी लोकसभा में शांति भूषण द्वारा यह प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया था। इसमें प्रधानमंत्री और सांसदों को लोकपाल की परिधि से बाहर रखा गया था। 5वीं लोकसभा इंदिरा गांधी सरकार में 11 अगस्त 1971 को पुनः इस प्रस्ताव को संसद के समक्ष रखा गया, लेकिन यह प्रस्ताव लैप्स हो गया। जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में तीसरी बार इस बिल को प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रधानमंत्री को तो लोकपाल की परिधि से बाहर रखा गया, लेकिन सांसदों को इसके दायरे में लाया गया। वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में चौथी बार यह बिल प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। फिर वर्ष 1989 में बीपी सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान 5वीं बार इस बिल को प्रस्तुत किया गया। इस बार पहली बार प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया। वर्ष 1966 एवं वर्ष 1998 में इस बिल को पारित करवाने के सफल प्रयास हुए। फिर 2002 में संविधान समीक्षा आयोग, जो कि एम.एन. वेंकटचलैया के आयोग में के अध्यक्षता में बना था, ने भी लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की और प्रधानमंत्री के पद को इसके दायरे से बाहर रखा। वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने लोकपाल का पद शीघ्र से शीघ्र स्थापित करने का सुझाव दिया। साथ ही स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार शिकायतों को सुनने हेतु स्थानीय निकाय ओम्बुड्समैन स्थापित करने का सुझाव दिया। वर्ष 2011 तक संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे, या यूं कहें कि जानबूझकर इन्हें असफल कर दिया गया, क्योंकि ना तो कोई व्यक्ति या कोई सांसद ना तो कोई सरकारें चाहती थी कि ये बिल पास हो। क्योंकि अल्टीमेटली शिकंजा किसके ऊपर कसेगा अगर लोकपाल बनेगा? उन्हीं के ऊपर। तो क्यों ही ऐसी संस्था का निर्माण करती हुई दिखाई देंगी, ये बात है। वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम हेतु सुझाव देने एवं लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट द्वारा भारत सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 तो 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित, 1 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया और 16 जनवरी 2014 को अधिनियम 2013 लागू कर दिया गया।
लोकपाल लोकायुक्त एक वैधानिक निकाय है, यानी या एक प्रकार का स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसको संवैधानिक बॉडी वो होती हैं जिनका मेंशन कहीं ना कहीं संविधान में होता है, और जो विधायी निकाय होते हैं, स्टैट्यूटरी जो कमीशन होते हैं या बॉडीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी एक्ट के माध्यम से बनाई जाती हैं। ये बेसिक अंतर याद रखिएगा। लोकपाल का गठन, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा हो, अथवा कोई व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो अथवा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान हो। अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। 50% न्यायिक सदस्य होंगे, कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित व्यक्ति और महिलाओं से में से होंगे। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु निहरताएं अथवा कौन नहीं हो सकता है इसके अध्यक्ष और सदस्य, तो संसद या राज्य विधानमंडल या किसी पंचायत या नगर पालिका का सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं हो सकता है। नैतिक भ्रष्टाचार से लिप्त या अपराध में दोषित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पद ग्रहण करने की तिथि को 45 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, यानी 45 वर्ष से ज्यादा ही होनी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार के सेवा से बर्खास्त नहीं होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लोकपाल के लिए खोजबीन समिति व चयन समिति। लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग लोकपाल संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों की एक सूची बनाएगी। इस सूची में आए नामों की खोजबीन एक सदस्यीय खोजबीन समिति करेगी। फिर यह समिति नामों को शॉर्टलिस्ट कर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के पास भेजेगी। फिर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके निम्न सदस्य होंगे: प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश का सदस्य होगा, और राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इसका सदस्य होगा। तो कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश का सदस्य होगा, और राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का सदस्य होगा। नोट क्या है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा न मिल पाने के कारण सबसे बड़ी एकल विरोधी पार्टी के नेता को चयन समिति का सदस्य बनाया जाता है। यह प्रावधान लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्ति की सिफारिश चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा की जाती है। अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति इसलिए अवैध नहीं होगी क्योंकि चयन समिति में कोई पद रिक्त था। खोजबीन समिति, तो चयन समिति द्वारा खोजबीन समिति का गठन किया जाता है। तो लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र व्यक्तियों का एक संभावित पैनल तैयार किया जाता है। इस समिति में कम से कम 7 सदस्य होते हैं। कार्यकाल, तो अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो कि पहले हो तक होता है। त्यागपत्र, राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ सकते हैं। वेतन भत्ते एवं सेवा शर्त, तो अध्यक्ष के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें वही होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की होंगी। अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। पुनर्नियुक्ति या पद मुक्ति के बाद व्यवस्थाएं, तो लोकपाल संस्था का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, इन द सेंस की रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। जो भी व्यक्ति लोकसभा या लोकपाल का अध्यक्ष बनता है। अन्य सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त नहीं होंगे, लेकिन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। तो कोई सदस्य पुनः सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन अगर किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो बन सकता है, और अध्यक्ष को फिर से रिअपॉइंटमेंट किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाएगी। अपॉइंटमेंट के पश्चात अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी कुल अवधि या कुल पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अध्यक्ष या सदस्य पद पर न रहने के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त होने हेतु ये अपात्र होगा। पद छोड़ने के 5 वर्ष बाद तक ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी सदन, किसी राज्य विधानसभा या निगम के या पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो 5 वर्ष का कूलिंग पीरियड रखा गया। नोट, अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद की रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष पद हेतु
ऑथराइज कर सकता है। लोकपाल की न्यायपीठों का गठन। लोकपाल की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। एक न्यायपीठ अध्यक्ष व कम से कम 2 सदस्यों से मिलकर बनेगी तथा प्रत्येक न्यायपीठ में साधारणतः कम से कम 1 न्यायिक सदस्य होगा। यदि न्यायपीठ लोकपाल के अध्यक्ष से मिलकर बनती है तो ऐसी न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। जांच शाखा व अभियोजन शाखा का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है। लोकपाल का अधिकार क्षेत्र। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री है या रहा हो के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर सकता है, परंतु इसकी निम्न शर्तें हैं कि प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विषयक निर्णय लोकपाल के दायरे से बाहर होंगे। लोकपाल अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों से मिलकर बनी पूर्ण बेंच में 2/3 बहुमत से निर्णय किया जाएगा। अगर शिकायत खारिज करने योग्य होती है तो जांच से संबंधित अभिलेखों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। फिर केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री, संसद के किसी सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या रहा हो, वर्ग का, खा, गा या घा में कार्यरत एवं पूर्व अधिकारी व कार्मिक, संसद द्वारा किसी अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थान के अध्यक्ष एवं कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। अधिकार क्षेत्र में बाध्यताएं। तो किसी राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में सेवारत कर्मचारी की जांच हेतु राज्य सरकार की सहमति लेना अनिवार्य होगा। लोकपाल संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत किसी भी सदन में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए मत के क्रम में किसी भी भ्रष्टाचार आरोप की जांच नहीं कर सकेगा। लोकपाल को की गई शिकायत की जांच अधिनियम 1952 के अंतर्गत जांच नहीं हो सकेगी। नोट। तो लोकपाल उपर्युक्त वर्णित व्यक्तियों, कार्मिकों या अन्य किसी भी व्यक्ति धारा 14(3) के विरुद्ध उन कृत्यों या आचरणों की जांच करेगा जो रिश्वत लेने या देने या उकसाने या भ्रष्टाचार से किसी भी तरह संबंधित हो। तो नेक्स्ट दोस्तों लोकपाल की शक्तियों के बारे में देखते हैं। इसका जो मेंशन है अध्याय 8 धारा 25 में, जो लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम है उसके अध्याय 8 और धारा 25 में इसका मेंशन है। तो जो मामले सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापना को भेजे जाएंगे उनकी निगरानी निर्देशन लोकपाल करेगा। सीबीआई में जांच करने वाले अधिकारी का स्थानांतरण लोकपाल की अनुमति के बिना नहीं होगा। लोकपाल के पास जांच से संबंधित दस्तावेजों की तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने का अधिकार है। जांच के प्रयोजन हेतु लोकपाल के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का प्रयोग करने की शक्ति लोकपाल को प्राप्त है। भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के दौरान आवश्यक होने पर संबंधित लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश कर सकता है। लोकपाल के सम्मुख होने वाली कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां मानी जाएंगी। लोकपाल का प्रतिवेदन। लोकपाल प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाएगा। यदि लोकपाल की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया तो उसका कारण भी बताया जाएगा। लोकपाल को पद से हटाना। तो अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार के आधार पर पद से तभी हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट की जांच में यह दोष सिद्ध हो। सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति ऐसी जांच हेतु तभी निर्देशित करेगा जब इस प्रयोजन हेतु संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका राष्ट्रपति को दी जाएगी। फिर राष्ट्रपति निम्न आधारों पर अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटा सकेगा। पहला, दिवालिया घोषित होने पर। दूसरा, पदावधि के दौरान संवैधानिक नियोजन में लगा हो। तीसरा, मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम होने पर। रिक्तियों का भरा जाना। राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के कम से कम 3 माह पूर्व नए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु उपाय करेगा। अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधान। यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन भ्रष्टाचार का कोई मामला या कार्यवाही किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित है तो लोकपाल द्वारा इसका अन्वेषण करने पर भी ऐसी कार्यवाही संबंधित प्राधिकारी या न्यायालय में जारी रहेगी। अधिनियम के प्रारंभिक जांच है तो 3 माह का समय निर्धारित किया गया है, जिसे 3 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। विधिवत जांच है तो यह 6 माह है, जिसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम में मिथ्या, तुच्छ, तंग करने वाली यानी फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सेशंस शिकायतों के संबंध में दोष सिद्धि पर 1 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विशेष अदालत का गठन कर मुकदमा चलाया जाता है।
इसके लिए समय सीमा 1 साल है, जो 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। लोकपाल अपराध के 7 वर्ष बाद की शिकायतों की जांच नहीं करेगा। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। अनाम या बेनामी शिकायतों पर भी विचार नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों एवं लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से प्राप्त या पैदा की गई। प्रत्येक कार्मिक पद ग्रहण करने के 30 दिन के भीतर अपनी एवं आश्रितों की संपत्ति एवं देयताएं घोषित करेगा। इस कानून के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य लोकायुक्त की स्थापना करेगा। यदि ऐसी संस्था राज्य में न हो तो धारा 63 के अनुसार। लोकपाल संस्थान की कमियां, तो विसिल ब्लोवर के लिए एक्ट में कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। विसिल ब्लोवर बेसिकली होते हैं कौन है, जो अपनी एक प्रकार से फॉर एग्जांपल कोई संस्थान है, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो उसकी सूचना जो व्यक्ति देता है वही होता है विसिल ब्लोवर। अब विसिल ब्लोवर एक जैसा पद है, मान लो किसी ने सूचना दे दी, किसी ने मुखबरी कर दी कि ऐसा ऐसा इसमें हो रहा है और आप दबिश करिए, तो आज या कल तो पता चल जाएगा किसने मुखबरी की है। तो उनको पकड़ने के लिए उन पर थ्रेट्स आते हैं। हमने देखा है जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं उन पर भी थ्रेट्स आते हैं, उनको मारने की धमकी दी जाती है। तो उनको बचाने के लिए इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। विसिल ब्लोवर्स को बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। राज्यों में लोकायुक्त संस्था के संगठन, शक्तियां, कार्य आदि का उल्लेख नहीं है। न्यायपालिका को लोकपाल संस्था के दायरे के बाहर रखा गया है। इस एक्ट में सिटीजन चार्टर का कोई प्रावधान नहीं है। लोकपाल की प्रकृति मूलतः सिफारिशी है, यह स्वयं दंड नहीं दे सकता। महत्वपूर्ण तथ्य, तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। 2019 से 22 तक सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान लोकपाल इसके हैं प्रदीप कुमार मोहंती, ये कार्यवाहक हैं, और झारखंड हाईकोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं जनवरी 2023 तक। वर्तमान सदस्य जस्टिस अभिलाषा कुमारी, ये न्यायिक सदस्य हैं, मणिपुर हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। ये श्री दिनेश कुमार जैन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव थे ये। श्रीमती अर्चना रामसुंदरम, सशस्त्र सीमा बल की पूर्व महानिदेशक थी ये। और श्री महेंद्र सिंह और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम। विसिल ब्लोवर देखिए, तो एक विसिल ब्लोवर वह व्यक्ति होता है जो संगठन या लोगों में होने वाले अन्याय से संबंधित मुद्दों को उजागर करता है। यह संगठन का आंतरिक या बाहरी सदस्य हो सकता है। तो विसिल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम 2011 का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित होने से रोकना है, जिससे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को होने से रोका जा सके। इस नियम के द्वारा विसिल ब्लोवर को गोपनीयता अधिनियम 2023 के तहत संरक्षित सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। सरकार एवं एजेंसी से संबंधित जानकारी उजागर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मनाही है। तो यद्यपि यह कानून दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए भी सरकार द्वारा नोटिफाइड नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। पिनाकी चंद्र घोष ने ईशावास्यता उपनिषद के एक श्लोक मां गृधाकस्य, बहुत जटिल शब्द है, को ध्येय वाक्य चुना। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हासिल करने का लोभ ना करें। फिर लोकायुक्त, तो सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में वर्ष 1970 में लोकायुक्त कानून पारित किया गया, लेकिन स्थापना वर्ष 1983 में की गई। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम 1971 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। अन्य राज्यों में लोकायुक्त स्थापना वर्ष, तो राजस्थान में 1973 में, बिहार में 1974 में, तमिलनाडु में 1976 में, जम्मू कश्मीर में 1981 में, मध्य प्रदेश में 1983 में, आंध्र प्रदेश, केरल व हिमाचल प्रदेश में 1984 में, कर्नाटक में 1986 में, गुजरात में 1986 में। वर्ष 2010 तक 21 राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना हो चुकी है। लोकायुक्त की संरचना अभी राज्यों में एक समान नहीं है, यानी सभी राज्यों में एक समान नहीं है, अलग अलग है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त का पद भी सृजित है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यों में इस हेतु अलग अलग नियम, योग्यताएं निश्चित नहीं है। कुछ राज्यों में 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु है, तो कुछ वर्षों में इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया है। राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं।
लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं, राज्य सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं। फिर संघ शासित प्रदेशों में लोकायुक्त की संस्था का प्रावधान नहीं है, परंतु जहां संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 239A, 239A के तहत पुडुचेरी और दिल्ली में जिस तरह विधानसभा का प्रावधान है, उसी तरह उनमें लोकायुक्त संस्था का प्रावधान इस कानून के तहत रखा गया है। जम्मू कश्मीर में लोकायुक्त की संस्था का गठन विचाराधीन है। अब राज्यों में लोकायुक्त वैधानिक भिन्नताएं, तो प्रावधान क्या है, नाम की भिन्नता है। तो उड़ीसा तथा पंजाब में लोकपाल, शेष राज्यों में लोकायुक्त कहा जाता है। तो उड़ीसा एवं पंजाब में लोकपाल को लोकपाल कहा जाता है, शेष राज्यों में इसे लोकायुक्त कहा जाता है राज्यों में, जबकि केंद्र में तो लोकपाल है ही। उपलोकायुक्त पद का प्रावधान, तो उपलोकायुक्त पद का प्रावधान राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, केरल में है और कर्नाटक और असम में है। फिर स्वप्रेरणा से जांच नहीं कर सकता है, तो असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्वप्रेरणा से जांच नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार के साथ साथ कुप्रशासन की जांच करता है असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्री के परामर्श पर की जाती है, सभी जगह यही सिस्टम है कमोबेश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधायिका में नेता में प्रतिपक्ष नेता के परामर्श के बाद, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधायिका में प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श के बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, केरल, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नियुक्ति की जाती है। राज्य विधायिका में प्रतिपक्ष के नेता का परामर्श आवश्यक नहीं है। आंध्र प्रदेश में विधायिका के दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष नेता से भी परामर्श आवश्यक है। कर्नाटक में योग्यताएं, तो न्यायिक योग्यताएं अनिवार्य हैं। कहाँ? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात। विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित नहीं है बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में। कार्य क्षेत्र, तो मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में है। कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में है, केरल में है, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में। पूर्व मंत्री एवं पूर्व लोक सेवक भी दायरे में है महाराष्ट्र में। विधायक भी दायरे में है, तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश में। मंत्री, विधायक तथा स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के विरुद्ध जांच नहीं होगी, ये राजस्थान में ऐसा दिया गया है। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकायुक्त हेतु केवल एक धारा है जो अनिवार्य करती है कि राज्यों को 1 वर्ष के भीतर अपना लोकायुक्त अधिनियम पारित करना होगा। फिर लोकायुक्त की नियुक्ति, संरचना, शक्तियों के संबंध में इस अधिनियम में कुछ भी नहीं लिखा गया है। राज्यों को इस संबंध में पूर्ण स्वायत्तता है, यही कारण है कि सभी राज्यों में लोकायुक्त की संस्था समान नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।